नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। यूपी चुनाव को लेकर कमेटी की अहम बैठक और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। तो कांग्रेस पहले ही 50 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर चुकी है। नाम फाइनल हो चुके हैं, सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है और वर्चुअल तरीके से ये बैठक हुई है। तस्वीर भी हम आपको साझा कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक हुई है। अब प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। 50 उम्मीदवारों के नाम पर पहले ही फाइनल हो चुके हैं। अब और नामों पर चर्चा चल रही है। वर्चुअल तरीके से पूरी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारी, आला लोग मौजूद थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बड़े नेता मौजूद थे। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। साथ में बड़े बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो यूपी चुनाव को लेकर कमेटी की अहम बैठक हुई है और बैठक में क्या कुछ निर्णय होगा ये बाद में जानकारी होगी। लेकिन जानकारी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है और जल्द ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि इससे पहले 50 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। यह भी जानकारी सामने आ चुकी है कि 50 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और उम्मीदवारों के नाम पर भी अब मंथन चल रही है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार बड़े बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक हो रही है। बैठक अभी भी चल रही है। हालांकि जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि 50 नामों की लिस्ट बन चुकी है और बाकी प्रत्याशियों के नाम पर बातचीत चल रही है, मंथन चल रहा है। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। स्पर्श, कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव के संबंध में चर्चा की गई और खासतौर पर ये जानकारी है कि उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन जो है यहाँ पर किया गया है कि किस तरीके से जो कांग्रेस है अपने उम्मीदवारों का चयन कर सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मेहनत जो है कांग्रेस के द्वारा जो है की जा रही है। मैनिफेस्टो की बात की जाए या फिर अन्य मसलों की बात की जाए, तो ऐसे में अब प्रत्याशी चयन क्या विनेबिलिटी जो फैक्टर है वो हो सकता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज ये कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है फिलहाल होती हुई नजर आई है। जी, स्पर्श अगर बात की जाए तो जो सूत्रों से जानकारी भी सामने आ रही है कि 50 प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल से हो चुके हैं और कुछ लोगों का जी देखिए, चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस जो है यूपी चुनाव में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और उसमें भी 50 नामों पर चर्चाएं जो है वो आज जो है कांग्रेस की तरफ से की गई थी। ऐसे में चरणबद्ध तरीके से यानी सीट बाय सीट जो है मंथन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है ताकि जो उम्मीदवार है वो किस तरीके से जो है चुने जा सकते हैं। क्या जातिगत समीकरण हो, क्या क्षेत्रीय समीकरण हो, या फिर विनेबिलिटी फैक्टर किस तरीके से हो सकता है। इसलिए ये जो मंथन है वो लगातार कांग्रेस की तरफ से जो है देखने को मिल रहा है। चलिए स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। तो बता दें कि बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे दिल्ली से, जहां पर केंद्रीय जो कांग्रेस की है वो बैठक चल रही है। यूपी चुनाव को लेकर ये बैठक बेहद ही अहम कह सकते हैं, क्योंकि कमेटी की बैठक चल रही है और प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। चलिए खबरों का रुख करते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज शिव की नगरी काशी के दौरे पर रहे। उन्होंने काशी में 2100 करोड़ रुपए की लागत की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने वाराणसी से पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति की आगाज भी की है। पीएम ने दुग्ध उत्पादों की क्वालिटी की जांच करने के लिए पोर्टर और डेयरी मार्ग को भी लॉन्च किया है। साथ ही अमूल से जुड़े 1,70,000 दुग्ध उत्पादों को 35 करोड़ रुपए बोनस का ऑनलाइन ट्रांसफर भी पीएम मोदी ने बटन दबाकर किया है। तो पीएम मोदी ने प्रदेश के 33 जिलों के 20 लाख लोगों को घरौनी का लिंक मोबाइल पर भेजा। साथ ही वाराणसी के 6 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना का प्रस्ताव सौंपा है। हम ग्राफिक्स के लिए आपको बता रहे हैं कि आखिर आज जो काशी को उन्होंने सौगातें दी है वो क्या कुछ रहा है। तो पीएम मोदी ने काशी के सौगातों की बौछार कर दी है। पिछले 10 दिनों में पीएम मोदी ने काशी का ये दूसरा दौरा किया है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर काशी को कई सौगातें दी है, जिसमें से उन्होंने
दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अमूल्य काम किया है। तो बनारस काशी संकुल परियोजना की नींव भी प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है और 20 लाख परिवारों को ऑनलाइन घरौनी की लिंक भी उन्होंने ट्रांसफर की है। साथ में 6 परिवारों को घरौनी का प्रमाण पत्र भी अपने हाथ से सौंपा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया था। इस आदेश के बाद अयोध्या की जमीन की कीमतों में उछाल शुरू हुआ। इसके बाद फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ और ट्रस्ट ने करीब 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। इसके बाद यहां जमीन खरीदी के लिए होड़ मच गई। इसमें यहां तैनात अफसरों से लेकर विधायक और मेयर तक इसमें शामिल हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में तैनात तमाम छोटे बड़े अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों और उनके पोर्टर के नाम पर यहां जमीनें खरीदी। खरीदारों में स्थानीय विधायक, महापौर, राज्य ओबीसी आयोग के एक सदस्य भी शामिल है। उन्होंने अपने नाम पर जमीनें खरीदी है। वही मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। राजस्व विभाग के विशेष सचिव राधेश्याम मिश्रा को पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी और मुख्यमंत्री को 5 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट देनी होगी। तो हम आपको ग्राफिक से दिखा रहे हैं कि आखिर अफसरों की जमीनी हकीकत क्या रही, किस तरीके से उन्होंने पूरे मामले पर गोलमोल किया और अपने रिश्तेदारों, मेयरों, विधायकों सबने जो जमीन है, जो परियोजना की जमीन है, उसको अपने नाम करवा ली थी। तो आपको बता दें कि राम के नाम पर अफसरों ने ये लूटपाट की है और राज्य सूचना आयुक्त ने रिश्तेदारों के नाम पर जमीनें खरीदी है। इसमें से मेयर, विधायक और कई बड़े लेवल के अफसर भी शामिल हैं। कानपुर से खबर है, जहां आयकर विभाग ने सपा का इत्र लॉन्च करने वाले जैन परिवार के ठिकानों पर छापेमारी की है। सबसे पहले पीयूष जैन के घर पर टीम पहुंची और यहां इनकम टैक्स टीम ने नोट गिनने के लिए 4 मशीनें भी बुलाई। बता दें कि पीयूष जैन का इत्र का बड़ा कारोबार है। उनके भाई पम्मी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। महीने भर पहले उन्होंने अखिलेश के साथ समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च किया था। आयकर अधिकारियों के मुताबिक जैन के घर से मिले दस्तावेजों से पता चला है कि उन्होंने शेल कंपनी के जरिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन लिए हैं। 150 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का अनुमान लगाया गया है। हालांकि अब तक आयकर विभाग ने आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जैन के घर के नजदीक रहने वाले सुपारी कारोबारी यानी कि के अग्रवाल के यहां भी आयकर टीम कार्रवाई के लिए पहुंची। जोही थाना स्थित आनंदपुरी में इत्र कारोबारी पीयूष जैन का घर है। अधिकारियों के मुताबिक इत्र कारोबारी पीयूष जैन की करीब 40 कंपनियां हैं। इनमें से कई शेल कंपनियां भी शामिल हैं और कन्नौज में पीयूष जैन का इत्र का बहुत बड़ा कारोबार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड से जुड़ी 755 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। जहां पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विधायक गण ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके पहले तीनों मंत्री पहले चिपियाना के रेलवे ओवरब्रिज पहुंचे थे और यहां पर निरीक्षण किया था। वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के लोकार्पण के अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि पिछली बार मेरठ पुराने रास्ते से आया था, लेकिन अब एक्सप्रेस वे से आया। मेरठ वीरों की भूमि है। ये ऐतिहासिक भूमि को दिल्ली से जोड़ने पर विकास होगा। चौधरी चरण सिंह ने किसानों, मजदूरों के लिए संघर्ष किया। साथ ही कहा कि 5 साल में उत्तर प्रदेश परियोजनाएं की सौगात दी है। मेरठ के साथ जुड़ा। अलीगढ़ की तहसील इगलास में रालोसपा ने रैली आयोजित की। वहीं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को सुनने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ी। नेता को सुनने के लिए सुबह से ग्रामीण जो थे रैली स्थल पर मौजूद थे। बता दें कि इस रैली में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को पहुंचना था, लेकिन अखिलेश यादव कोरोना के चलते रैली में नहीं पहुंच पाए। वहीं रैली को संबोधित करते हुए आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि क्या आप चौधरी साहब की तरह मेरा साथ दोगे? हमने और अखिलेश जी ने हाथ मिलाया है। वहीं पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि आज पीएम मोदी को दिल्ली में नींद नहीं आएगी, साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। मोदी ने 7 साल में दुगनी आय का वादा किया था। क्या आज आय दुगनी हुई? नहीं हुई। यदि गांव के व्यक्ति को मुख्य धारा में पहुंचना है तो गांव तक विकास जरूर पहुंचना होगा। इस तरीके की बात जयंत चौधरी ने कही है।
तो आपको बता दें कि सपा रालोद की संयुक्त रैली हुई अलीगढ़ में, जहां पर जयंत चौधरी ने विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया, हमला बोला है और कहा है कि पीएम मोदी जी आज आपको नींद नहीं आने वाली है। साथ उन्होंने विकास और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भी सभा को संबोधित किया। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बेहद सक्रिय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब 3 दिन किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इटावा के सैफई में प्रवास कर रहे अखिलेश यादव ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की पत्नी यानी कि पूर्व सांसद डिंपल यादव और बेटी टीना यादव कोरोना पॉजिटिव हैं। कन्नौज से पूर्व सांसद डिंपल यादव और उनकी बेटी लखनऊ में होम आइसोलेशन है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव आज अलीगढ़ के जनसभा में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं पीलीभीत से खबर है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है। वरुण गांधी ने रोजगार सेवकों के समर्थन में यह पत्र लिखा है। दरअसल मनरेगा कर्मियों की मांगे सरकार ने मानी थी, लेकिन 2.5 महीने बीत जाने के बाद अब तक मांगे नहीं मानी है। प्रदेश के करीब 42,000 मनरेगा सेवकों और उनके परिवारों में रोष है। सांसद ने एक पत्र लिखा है कि मेरा आपसे आग्रह है कि उक्त संविदा कर्मियों और उनके परिवारों के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त मांगों के संबंध में शीघ्र ही शासनादेश जारी करने का कष्ट करें। बाराबंकी जनपद में कोटे द्वार की दुकान से मिले चावल में प्लास्टिक के चावल मिले होने की बात सामने आई है और इसके बाद हड़कंप भी मच गया है। पूरा मामला बाराबंकी जनपद के तहसील फतेहपुर की न्याय पंचायत खपुरवा खानपुर से जुड़े कोटे द्वार से है। यहां ग्रामीणों का आरोप है कि कोटे की दुकान से जो चावल मिल रहा है उसमें प्लास्टिक के चावल के दाने मिले हैं। इस बात की जानकारी होते ही लोग अपने अपने घरों से कोटे से लाए चावल को मिलान करने लगे, तब वैसे ही चावल सबको दिखाई दिए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले राशन दुकान से इस तरह का चावल का वितरण कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। ठीक है भाई, आपने ऐसा क्यों किया हुआ है? हाँ। क्योंकि वहाँ से भी एक साथ पूरा का पूरा लग रहा है FCI से। जी जी। यहाँ आया होगा। ऐसे बोले तो आज तक नहीं आए हैं। चावल में क्या दिक्कत नहीं है, चावल में दिक्कत है कि प्लास्टिक के है चावल घबरा है। अगर जो हम लोग खाएंगे बीमारी भी हो जाएगा, सरकार तो जिम्मेदारी नहीं लेगा। सरकारी कोटे से लावा तो बनावा तो अच्छा नहीं लागत। वो तो देखा हुआ है प्लास्टिक के चावल हम कोटे से लेके आए। जब पकान खाएं तो प्लास्टिक के चावल निकले, शाम का पकाएं और सुबह प्लास्टिक के चावल निकले तो ये खा लेंगे तो हम लोग आत्मा चिपक जाएंगे, मर जाएंगे। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आने वाली विधानसभा कपकोट के क्षेत्र में कांडा और कपकोट पहुंचे। मुख्यमंत्री सिंह धामी ने बागेश्वर जिले में कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया। इसके बाद सीएम धामी ने कपकोट के 273 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महोत्सव एकजुटता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। इस मौके पर सीएम ने कांडा महोत्सव को 2 लाख रुपए देने की घोषणा करने के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सेवाएं देने का वादा भी किया है। सीएम धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर रही है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कि देश के सबसे आधुनिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी हैं। उन्होंने राम मंदिर बनवाने का काम किया है, सेना के जवानों को उनके हक दिलाने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार शानदार काम कर रही है। योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इस क्षेत्र को आगे चलकर जड़ी बूटी केंद्र के रूप में, एक विशेष रूप से अनुसंधान के रूप में उद्यान के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, और जो यहाँ कनेक्टिविटी इत्यादि की जो प्रॉब्लम है उसको भी आगे ले जाकर हम उसके लिए भी समाधान का प्रयास कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी पहुंचे, लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिले और ऐसे हमारे दूरस्थ क्षेत्र ये मुख्य धारा में जुड़े, यहाँ से पलायन रुके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, हर क्षेत्र में यहाँ के लोग आगे आए, उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अलग अलग गुटों में बंट गए हैं। इस हंगामे के बीच कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली में सभी उत्तराखंडी कांग्रेस के नेताओं को तलब किया है। दिल्ली जाते समय हरीश रावत ने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद इसके जवाब में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। ट्रिकी है, सीधा साधा है, देख लो तो शब्द जरा गिन ज्ञान करके देखो। बहुत सीधा, सिंपल और दिल से निकला हुआ ट्वीट है। नहीं, कहीं नहीं, कोई सवाल पैदा नहीं होता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम तो उन लोगों से हैं
जो कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड के वास्ते, उत्तराखंड जिंदाबाद किए जा। अब कांग्रेस का अंदरूनी मामला, वहाँ कई गिरोह चल रहे हैं, कई प्रकार के गुट चल रहे हैं। कोई हरीश रावत जी का गुट है, कोई प्रीतम सिंह जी का है, कोई देवेंद्र यादव जी का है और कई अन्य गिरोह चल रहे हैं। तो उनकी अपनी अंदरूनी लड़ाई है और जब वो खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कौन उनके नेता होंगे। हालांकि जब हमने प्रीतम सिंह से बात करने की कोशिश की तो प्रीतम सिंह ने साफ इंकार कर दिया कुछ भी कहने से। प्रीतम सिंह का साफ कहना है कि हरीश रावत ने जो लिखा है वो खुद इसको बता सकते हैं। सुनिए क्या कहना है प्रीतम सिंह का। तो इस तरीके का ट्वीट हरीश रावत ने किया था। उसके बाद अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। हमने आपको हरीश रावत की प्रतिक्रिया सुनाई, इसके बाद हमने सीएम धामी की सुनाई क्योंकि बीजेपी के हैं। उन्होंने उन पर कहा कि अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। अब प्रीतम सिंह का नाम सीएम धामी ने लिया है। प्रीतम सिंह के जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कोई ट्वीट किया है उस पर मैं कोई बात कहूं कदापि उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में हरीश रावत जी बता पाएंगे, प्रीतम सिंह से क्यों पूछ रहे हैं। नहीं, अब देखिए उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, क्या उसका संबंध था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो इस परिप्रेक्ष्य में मैं कोई टिप्पणी करूं कदापि उचित। हालांकि संगठन को प्रदेश में चलाने वाले वहां के अध्यक्ष गणेश गोदियाल से जब बातचीत की तो उनका क्या कहना था वो भी आप सुनिए। ये समझता हूं कि हरीश रावत जी का ये बयान ट्वीट के रूप में जो सामने आया है वो उनके मन की पीड़ा को दर्शाता है और वो प्रदेश के हमारे कांग्रेस ही नहीं बल्कि अगर बीजेपी को भी दृष्टिगत रखा जाए तो प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। सभी दलों में उनका सम्मान है। मैं ये समझता हूं कि उन्होंने तो अब बता दें कि अब लगातार जो ट्वीट उन्होंने किया है तो हाईकमान ने हालांकि सभी नेताओं को दिल्ली तलब किया है, लेकिन उसके बाद लगातार सियासत गरमाती जा रही है। अलग अलग लोगों की, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है।